हाँ भाई, नमस्कार प्यारे बच्चों। सभी का स्वागत है बीएससी प्रो क्लासेज में। और प्यारे बच्चों, अब जो देखो क्लासेज हैं सारी अपन इसी प्रकार से लेंगे अब, क्योंकि जो डिजिटल बोर्ड था वो तो मैंने किराए पे लिया था। ठीक है, मैं आपको बताऊँ सही बात। और वो अब टाइम हो गया उसका। अब जितने दिन लेके आए थे अपन किराए पे, वो टाइम हमारा पूरा हो चुका है। तो वो ले गया है अब हमारा वाइट बोर्ड, सॉरी डिजिटल बोर्ड। इसलिए अब जो क्लासेज चलने वाली हैं वो सभी अब इसी प्रकार चलने वाली हैं जैसे कि हम सामने पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे थे हमारी यूनिट नंबर फर्स्ट पढ़ रहे थे और जिसका नाम है ग्रुप। ठीक है, हम यहाँ पे ग्रुप समूह की बात कर रहे थे। उम्मीद करता हूँ कि जितना मैंने आपको पढ़ा दिया होगा वो शायद आपने बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ लिया हो। यूनिट नंबर फर्स्ट ग्रुप समूह हमारा चैप्टर चल रहा है। अब ये मान के चलो कि जो अपना चैप्टर ग्रुप है ये एंडिंग की तरफ है। फिर ग्रुप के बाद हम कह सकते हैं कि थ्योरम प्लस में जो क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए हैं उन क्वेश्चंस को मिला के आपका 8 नंबर का जो मैटर है वो अपना 100% तैयार हो जाएगा। 8 नंबर का मैटर 100% तैयार अपना यहाँ से अपन कह सकते हैं कि भैया हमारा जो 8 नंबर का मैटर है वो तैयार हो गया है और हम आराम से एग्जाम में फाइट करके आ सकते हैं। लेकिन प्लस में इसका जो परम्यूटेशन ग्रुप है और प्लस में मेरा साइक्लिक ग्रुप है, अब मेरी इच्छा होगी तो उनको करा दूंगा। ये दोनों भी आपके 8 नंबर के मार्क्स से ये आते हैं, लेकिन देखो कन्फर्म नहीं है। अब कई बच्चे दिमाग लगाएंगे सर कि इतना बड़ा ग्रुप है तो इस ग्रुप को ना पढ़ के हम केवल परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ लेते हैं और साइक्लिक ग्रुप पढ़ लेते हैं, हमारे 8 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो देखो ऐसा भी नहीं होता है, क्योंकि बिना ग्रुप के ये परम्यूटेशन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप कहाँ से, क्योंकि बिना बेसिक के तो कुछ समझ में आएगा नहीं ना। तो बेसिक तो पहले पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो वो बेसिक नहीं पढ़ोगे तो फिर बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा एक भी परसेंट। ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी। अब मेरी इच्छा होगी तो मैं परम्यूटेशन ग्रुप पढ़ा दूंगा, नहीं बाकी देखो अपना तो यही टारगेट होता है ना कि एग्जाम के अंदर आपको 40 में से 40 का पेपर मिलेगा बस। चाहे मैं अथवा का कराऊं चाहे नहीं कराऊं, आपको तो 40 आउट ऑफ 40 का क्वेश्चन मिलेगा, आपको एग्जाम में करके आना है बस। अब आप कैसे करके आओगे वो मुझे पता नहीं है, लेकिन ठीक है। चलो, कोई डाउट किसी को? तो अभी तक जो हमने आपको पढ़ा दिया है उसमें कोई दिक्कत है क्या? हाँ भाई, तो देखो आप देखेंगे कैसे, देखो यार वही कह रहा हूँ मैं भी कि जो अपना डिजिटल बोर्ड था वो तो मैंने दे दिया, किराए पे लिया था वो तो मैंने। ठीक है, अब अपने पास यही बच गया है, ये अपना वाइट बोर्ड ही है, ये बच गया। अब इसी पे पढ़ाएंगे अपन आराम आराम से। ठीक है, चलो, तो अब यहाँ पे कंप्लीट मेरा मामला सही है। किसी को दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो तुरंत, अभी के अभी। बाकी ऑडियो वीडियो एकदम प्रॉपर होगी, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। चलो भैया, अब यहाँ पे कल हमने लास्ट एक थ्योरम करी थी, आज हम उसी के आगे क्रम में चलते हुए एक शानदार थ्योरम करने वाले हैं, जो ये मान के चलो कि आपके एग्जाम 2023 जो आएगा उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो मैं आपको बता दूं, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से, अनुभव से मैं आपको बता दूंगा कि अभी तक जो हमने थ्योरम्स पढ़ी वो सारी इंपॉर्टेंट थी, आपको पता है। लेकिन जो थ्योरम सिंपल होती है ना, सिंपल छोटा सा उसका आंसर होता है, उसके एग्जाम में आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये थ्योरम जो मैं करवाने वाला हूँ उन्हीं में से है। देखो भैया, हमारी थ्योरम, हमारी जो प्रमेय है उसको हम आराम से लिखेंगे, आराम से पढ़ेंगे। देखो भैया, अब क्या है मेरी थ्योरम, उसको आराम से लिखो। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए ग्रुप में किसी अवयव की कोटि, किसी अवयव की कोटि, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 1
किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। पढ़ो भी आपके सामने, पढ़ो लिखो कुछ भी करो, लेकिन समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो प्रूफ करना है वो ये करना है कि ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स। ये आपको प्रूफ करना है, अर्थात जो आपको लेके आना है वो आपको ये लेके आना है। कैसे लेके आएंगे वो तो कोसों मीलों की बात है, दूर की बात है। ठीक है, कोसों दूर की बात है वो तो। और एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा साइड में दिख नहीं रहा आपको मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं भी देख रहा हूँ क्लास साइड में अपनी यार। मैं देख रहा हूँ कि क्वालिटी कैसी आ रही है नहीं आ रही है। मैं बैठा हूँ साइड में मोबाइल चालू करके। अब दिख रहा है ना सभी को प्रॉपर तरीके से? हाँ भाई सही है, चलो। अब देखना, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे आराम से लिखेंगे भैया, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट prove that the order of any element of a group is always, ठीक है, always equal to the order of its is that order of a। अब आप इसको नहीं लिखो तो बढ़िया है ना, तो मत लिखो ये सारी बातें, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट ऊपर लिखा हुआ है वही तो प्रूफ करना है। और यहाँ पे देखो भैया, कोमा करके साइड में एक बात लिख लेना, फॉर ऑल ए बिलोंग टू कैपिटल। आराम से थ्योरम के स्टेटमेंट को देखो, समझो, परखो, आपको समझ में आ रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो आपकी बातें बताओ भैया कमेंट में। और अगर सही समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है तो कमेंट कर दो गुरुजी डन है, स्टेटमेंट में कोई समस्या नहीं है, फिर मैं आगे चलता हूँ फटाफट से। बाकी अगर पढ़ना चाहें तो हम एक बार थ्योरम के स्टेटमेंट को पढ़ सकते हैं कि सिद्ध कीजिए ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम की कोटि के समान होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर मेरे पास में कोई एलिमेंट ए है और उस ए की कोटि, अगर मेरे पास सपोज करो इसका जो ऑर्डर है सपोज करो 5 आ गया, तो इसका जो इनवर्स एलिमेंट होगा अगर मैं उसका ऑर्डर निकालूंगा वो भी 5 ही आएगा, ऐसा मुझे प्रूफ करना है। अब मेरे हिसाब से आपके दिमाग के जो तार हैं कुछ भी मान लो वो सारे खुल गए ऑटोमेटिक, कोई समस्या नहीं है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे देख लो, प्रूव दैट द ऑर्डर ऑफ एनी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज ऑलवेज इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ इट्स इनवर्स एलिमेंट। तो लिख लो यहाँ पे, शॉर्टकट में लिखना चाहो तो शॉर्टकट में लिख लो, ऑफ इट्स इनवर्स एलिमेंट। और जो करना है प्रूफ वो तो आपको ऊपर दिख ही रहा है, तो फटाफट इस चीज़ को नोट कर लो तुरंत तीव्र गति से। और बाकी मैं टाइम तो दूंगा नहीं बिल्कुल भी, आपको पता ही है, तो बाकी फटाफट से इसको नोट करके कमेंट करो, फिर हम इसके प्रूफ पे चलते हैं। ठीक है, लैंग्वेज आपको नोट्स के माध्यम से मिली जाएगी, क्या करना है, लेट करना है, माना लिखो, ग्रुप लिखो, वो लिखो, फलाना लिखो, ढिकाना लिखो, वो सब कुछ आपको लिख रखा है। और आप देखो इतनी थ्योरम्स कर चुके हो ना, तो आपको लैंग्वेज का आइडिया हो गया होगा कि इसमें करना कुछ नहीं है, लेट करना है, माना
ग्रुप में किसी अवयव की कोटि सदैव उसके प्रतिलोम अवयव की कोटि के समान होती है, अर्थात हमें प्रूफ करना है। यह आपको लिख रखा है, बस इसी को लिखना है, लेट करके लिखना है। अब अगर अभी भी समझ में नहीं आए, बच्चों की तरह पढ़ा रहा हूँ तभी भी समझ में नहीं आए, तो फिर देखो आपका इलाज नहीं है। आपका इलाज तो फिर आपको कहाँ करवाना पड़ेगा, कहाँ करना पड़ेगा बताओ? एक ही जगह है, पागल खाने में होगा आपका इलाज। ठीक है, मजाक की बातें हैं, बुरा तो मानना मत, बुरा मान भी लोगे तो क्या कर लोगे। ठीक है, चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चलते हैं। सर आप डिजिटल बोर्ड पर क्यों नहीं पढ़ा रहे हो? हाँ भाई विजय, तो विजय तो पहली बार क्लास लेने आए हैं शायद, मेरे हिसाब से आज देखने आए हैं। भाई डिजिटल बोर्ड जो लेके आया था मैं ईमानदारी की बात बताता हूँ, वो तो आपको दिखाने के लिए लाया था। दिवाली पे क्या है कि मैंने बोल दिया था आप सभी से कि मैं डिजिटल बोर्ड लेके आ रहा हूँ, तो भाई लाना पड़ा मेरे को किसी न किसी किराए पे। दिखाना तो पड़ता है ना बच्चों के सामने कि हम भी ला सकते हैं, तो मैं किराए पे लेके आया था। तो वो टाइम हो गया उसका पूरा, तो वो ले गए अपना बोर्ड। अब अपने पास तो वही है, अब तो वो अपनी औकात नहीं है यार उसको लाने की। ठीक है, तो आप सभी कमेंट करिए भैया कि यहाँ पे जो मैंने लिख रखा है वो आपकी आंखों तक पहुंच रहा है क्या, कानों तक सुनाई दे रही है मेरी बातें, समझ में आ गई ना? तो ये पूरी रामायण है, बाकी तो आपको पता है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर प्रूफ करना है। ठीक है, बात आपके समझ में आ गई? ये समझने की कोशिश मत करो कि इसका आंसर कैसे आएगा, वो तो भैया मैं बताऊंगा ना आपको आंसर कैसे आने वाला है। आंसर कैसे आएगा वो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, चलो भाई आगे चलूँ मैं। ठीक है, ये मैं आगे चलता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान सुनो भैया, सर क्वेश्चन एक ही लैंग्वेज में लिख दिया करो। दिशांत देखो यार, दोनों लैंग्वेज में लिखने से क्या है कि थर्ड ईयर में बच्चे बहुत ज़्यादा हैं, और मतलब ये मान के चलो काफ़ी बच्चे हैं, हज़ारों में बच्चे हैं, तो अब वो क्या है कि हिंदी इंग्लिश ज़्यादा हैं इसके अंदर, तो इसलिए दोनों लिखना ज़रूरी है। अगर नहीं लिखेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे आंसर करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं। यहाँ पे देखो लिखते हैं आराम आराम से, ये मैंने लिखा यहाँ पे प्रूफ। ठीक है, मैंने लिख दिया प्रूफ यहाँ पे। अब एक बात बताओ मुझे क्या प्रूफ करना है, मैं उसको लिख लेता हूँ सबसे पहले ऊपर ही ऊपर, ताकि आपको दिखता रहे कि ऑर्डर ऑफ जो मेरे पास में ए है ना, इसको बराबर करना है ऑर्डर ऑफ कर दो यहाँ पे ए इनवर्स के कर दो। ये मुझे प्रूफ करना है, इस चीज को ध्यान में रखते हुए हमें सारा काम करना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया, बिल्कुल ध्यान से देखना, मैंने क्या किया कि लेट किया माना, लेट माना कि ऑर्डर ऑफ ए जो मेरे पास में है वो एम के बराबर है, समीकरण नंबर 1। और मैंने माना कि जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है ना वो है किसके बराबर, एन के बराबर। ये मैंने समीकरण नंबर 2 दे दिया नाम इसको। सही है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 आपके दिमाग में बैठे, हालांकि इनमें कुछ समझने की बात है भी नहीं। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ ए बराबर एम मान लिया, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर मैंने एन मान लिया। अब साफ सी बात है, अगर मैं इस बात को ध्यान में रखूं तो एक तरीके से मेरे को यही प्रूफ करना है कि स्मॉल एम बराबर स्मॉल एन मुझे प्रूफ करना है, क्योंकि ऑर्डर ऑफ ए बराबर ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स तो करना है मुझे। चलो ठीक है, अब ध्यान से सुनना, मैं यहां पर इस बात को लेके चल रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ, एक मिनट को सही तरीके से लिखें यार हम आराम से, ऑर्डर ऑफ ए बराबर मुझे दे रखा है एम। ठीक है, ये दे रखा है। अगर मुझे इस प्रकार दे रखा होता है तो आपको पता है मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं यहां पे चुपचाप कि ए की पावर एम बराबर में ई। बताओ, अकॉर्डिंग टू नोट्स, कल मैंने आपको लिखवाया था एक नोट, उसके हिसाब से लिख सकते हो। बाकी हमने आइडेंटिटी एलिमेंट की जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो यही तो थी। चलो अच्छी बात है, हमने क्या करा, ए की पावर एम बराबर में ई है, हमने दोनों तरफ इन्वर्स करने की कोशिश करी। बिल्कुल ध्यान से देखना,
हमने क्या किया, देखो ए की पावर मेरे पास में m है, तो ए की पावर m को आप अंदर ले लो तो अच्छा रहेगा, ताकि इन्वर्स को मैं बाहर लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखो ए की पावर m, बाहर मैंने किया इन्वर्स, बराबर ई की पावर इन्वर्स। अब आपको पता है कि भैया आइडेंटिटी एलिमेंट पे जब आप इन्वर्स करते हो तो किसी भी प्रकार का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, इस बात से तो आप अच्छी तरीके से वाकिफ हो, है कि नहीं ये बात। चलो, तो मैंने देखा कि यार मेरे पास में यहाँ पे ऑर्डर ऑफ है, यहाँ पे ये है ई की पावर -1 है। आपको पता है कि मैं माइनस को अंदर लेके आ सकता हूँ और एम को बाहर लेके जा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, देखो मैंने यहाँ पे किया कि ए की पावर -1 अंदर लेके आ गया, पावर एम को बाहर ले गया, और बराबर में आपका वही ई का ई ऐसे कैसे, ठीक है। तो अब आपको पता है कि भैया ए की पावर -1 है, पावर एम है, और बराबर में ई मैंने प्रूफ कर दिया है। तो आपको पता है मैंने नोट्स लिखवाया था कि भैया किसी भी एलिमेंट की पावर अगर मैं यहाँ पे कुछ भी कर दूं और बराबर में आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तो मैं लिख सकता हूं चुपचाप ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स लेस देन इक्वल टू एम के बराबर। बताओ भाई किसी को दिक्कत है क्या। और ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो मैं मान के चला था अकॉर्डिंग टू इक्वेशन नंबर सेकंड, मैं लिख सकता हूं यहां पे एन लेस देन इक्वल टू एम के। आपके दिमाग की जो नसें हैं ना, उनको खोल लो आराम आराम से। अगर किसी की मतलब बंद हो गई हो तो उनको खोल लो, कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, परेशानी है तो भैया बता दो फटाफट। ठीक है, यहां तक क्लियर मामला, सेट है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ध्यान से सुनना, मैंने यहाँ पे किसको लेके काम स्टार्ट किया था, मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया था भैया कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए बराबर किसके है, एम के है। तो अब मैं क्या करता हूँ, ये जो समीकरण नंबर 2 है यहाँ से काम करना चालू करता हूँ। देखना ध्यान से, मैंने कहा कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, मैं कैसे लिख सकता हूँ, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, अगर आप ध्यान से देखो तो भाई मैं यहाँ पे लिख दूँ कितना, ए की पावर -1 और इसकी पावर एन बराबर में ई, क्योंकि इसको ये लिख दो या फिर इसको ये लिख दो, बात बराबर ही तो है। मैंने आपको काफ़ी बार समझा दिया है। तो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ क्या किया, दोनों तरफ कुछ नहीं किया, पहले हम इसको अंदर लेके आए एन को, तो ए की पावर माइनस का एन बराबर में मेरे पास ई हो जाएगा, और ये मैं अंदर लेके आ गया। अब ध्यान से देखना, मैंने दोनों तरफ माइनस लगा दिए, मतलब इन्वर्स कर दिए दोनों तरफ। जैसे मैंने दोनों तरफ इन्वर्स किया, ध्यान से देखना भैया, ये ए की पावर माइनस का एन और इसकी पावर मैंने कर दिया -1 बराबर ई की पावर -1, दोनों तरफ इन्वर्स कर दिया। अब दोनों तरफ इन्वर्स करने से क्या फर्क पड़ा, क्योंकि देखो ई की पावर -1 तो कोई फर्क ही नहीं है, और ए की पावर -n और उसकी पावर -1 है, तो यहाँ पे तो बन गया है मेरे पास ए की पावर n बराबर में ई, ए की पावर n बराबर में ई। और आपको पता है और मुझे पता है कि भाई किसी भी एलिमेंट की पावर n हो, मतलब n की बात नहीं है, किसी भी एलिमेंट की पावर कुछ भी हो और अगर सामने ई बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हम ये कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर में n या फिर लेस देन इक्वल टू n कह सकते हो। और ऑर्डर ऑफ ए का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 से मैं लिख सकता हूं यहाँ पे m लेस देन इक्वल टू n। तो अगर प्यारे बच्चों मैं इसको समीकरण नंबर 3 नाम दे दूं और ये मेरे पास समीकरण नंबर 4 बन जाएगा, तो 3 और 4 से मैं कह सकता हूं कि m बराबर n हो गया है, और जो मुझे प्रूफ करना था वो आपका आ चुका है। आराम से देखो, सीखो, परखो। किसी को कोई डाउट है तो मुझे तुरंत के तुरंत अभी के अभी कमेंट कर देगा। पूरा बोर्ड आपको दिख रहा होगा अब तो, ठीक है। हाँ भाई, अगर किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई समस्या है तो अभी के अभी कमेंट करेंगे, मैं तब तक आराम करता हूँ, लेट लेता हूँ, ठीक है ना। डाउट नहीं होना चाहिए किसी भी बच्चे को, क्योंकि इस तरीके से पढ़ाने पर भी अगर किसी को डाउट है तो मुझे लगता नहीं है कि फिर पढ़ाने से कोई मतलब भी है, क्योंकि एक्सीलेंट तरीके हैं अपने पास पढ़ाने के बहुत तरीके हैं। ठीक है, कमेंट नहीं आएगा तो मैं भैया बिना पढ़ाई आगे चल लूँगा।
आदित्य चौधरी कह रहे हैं कि सर ये बुक का सवाल है। अब कुछ भी हो, बुक का हो, कुछ भी नहीं हो, अब देखो, देख लेना, मैंने जो करा दिया समझ लेना, आपको करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो इतना मैंने करवा दिया ना आपको, अब ध्यान सुनना। अब इतना करवा दिया, अब लास्ट एंड फाइनल आप लिख सकते हो यहाँ पे। क्या लिख सकते हो कि मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू किसके होता है, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के। अब मैंने कैसे प्रूफ किया है वो सारी बातें मैंने आपको एक एक करके बताई इसके अंदर। दिमाग को कंफ्यूज तो करना मत, और जैसे हो सकता है इजी वे में चीज़ों को समझने की कोशिश करो और लिख दो फटाफट से। चलो, थ्योरम प्रूफ हो गई हमारी। भाई थ्योरम हमारी प्रूफ हो चुकी है क्या? ठीक है, चलो अब मैं आपको कुछ नई बातें सिखाता हूं इसके अंदर। इसी स्टेटमेंट के अंदर ये आपका थ्योरम पूरा हो चुका है, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन कुछ मैं नई नई बातें आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। आपने उतार भी लिया होगा क्योंकि ये तो 2 मिनट का काम है इसको उतारने का। मात्र 2 ही मिनट के अंदर पूरा मामला सेट। एक एक करके सारी बातों को उतार सकते हो आप, कहीं भी किसी को दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मैंने समझाया ही आपको इस प्रकार से है। ठीक है, मिटा दूँ? ऑल क्लियर, डन है, डन है बिल्कुल, मामला क्लियर है यार, देखो हम पढ़ाएंगे तो मामला क्लियर हो जाएगा। चलो, अब जो बच्चे नोट्स पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को थोड़ी बहुत दिक्कत होगी। जो बच्चे नोट्स से पढ़ रहे होंगे उन बच्चों को थोड़ी बहुत समस्याएं होंगी। अब समस्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, समस्या क्या है वो आपको मैं थोड़ा सा डिस्कस कर देता हूं। समस्या ये होगी कि जैसे हमने लास्ट कल थ्योरम करी थी, लास्ट एक थ्योरम करी थी, हमने कहा था कि किसी भी एलिमेंट की पावर जो है, जैसे कि मैंने कहा था कि ए की पावर जो के है और इसका ऑर्डर कभी भी ऑर्डर ऑफ ए से ज़्यादा नहीं हो सकता। हमने ये तो करा था प्रूफ, हमने कर भी दिया था लास्ट में, लेकिन लास्ट में हमने एक छोटी सी बात नहीं लिखी कि ऑर्डर ऑफ ए जो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए का जो मान है ये मतलब इनफाइनाइट वैल्यूज के लिए पॉसिबल है, अनंत मानों के लिए ट्रू होगा, सत्य होगा। कल की जो थ्योरम थी अगर उसमें किसी बच्चे ने बात नहीं लिखी हो और जब आपने नोट्स में देखा होगा तो आपने देखा होगा कि यार ये कहानी क्या है, कि यहाँ पे ये ऑर्डर ऑफ ए बराबर अनंत मानों के लिए सत्य है, ट्रू है, ये क्या बात हुई? तो मैं आपको बता दूं कि भैया सपोज करो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए की पावर के मेरे पास में है। अब ये ऑर्डर ऑफ ए जो हमेशा बड़ा होगा किससे, ए की पावर के से। अब बताओ के का जो मान है, मैं 1 से स्टार्ट करके कहां तक जा सकता हूं, मैं इनफिनाइट तक जा सकता हूं। तो आपकी मर्जी हो ना, वहां तक जाओ, आप इनफिनाइट तक जाओ, कहीं पर आपकी इच्छा हो कुएं में पड़ जाओ, लेकिन कुएं में पड़ने के बाद भी आपका जो ऑर्डर ऑफ ए की पावर के है ना वो छोटा ही रहेगा हमेशा ऑर्डर ऑफ ए से। ये कहना चाहते हैं अपन। भाई किसी भी एक एलिमेंट है, दो एलिमेंट, तीन एलिमेंट के लिए, जैसे अब ए की पावर के है तो के का मान पता थोड़ी है हमें कि 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी नहीं पता है। तो के का मान 1 2 3 4 5 6 7 कितना भी ले लो, इनफिनाइट तक पहुंच जाओगे ना, तब भी ये स्टेटमेंट आपका यही रहने वाला है। ऐसा नहीं के का मान मैंने इन्फिनाइट कर दिया तो ऑर्डर ऑफ ए का जो मान है वो छोटा हो जाए, किससे, इससे नहीं होगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो ये बात आप लिख लेना, कल अगर आपने नहीं लिखी हो तो, कल अगर आपने नहीं लिखी है तो लिख देना, आराम से लिख देना, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि वो ये जो स्टेटमेंट है इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा और इन्फिनाइट वैल्यूज के लिए ही ट्रू होता है। इस बात को आराम से समझ लो, सीख लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कर लो। ठीक है, मुझे लगता है कि आपको ये बात समझ में बैठ गई है। अब जो बच्चे पढ़ रहे होंगे ना उन्हीं के लिए बात कर रहा हूँ, बाकी जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं मैं उनसे बात भी नहीं कर रहा फालतू, क्योंकि उन्होंने तो फीस जमा करा दी है। अब देखो यार, कई बच्चों की जो स्टेटमेंट है ना मेरे को इतने ज़्यादा दुख देते हैं, आप सोच नहीं सकते। अब बहुत सारे बच्चे ऐसे बोलते हैं कि पैसे जमा करा दिए उन्होंने, ठीक है,
अब कॉल आता है, गुरुजी कॉल हमारा उठाते क्यों नहीं हो आप, हैं, आपको पैसे दिए ना मैंने। हालांकि देखो वो बच्चे हैं, ठीक है, हालांकि मैं उनको कुछ बोल नहीं सकता हूँ, तो इसलिए तो मैं वही कर रहा कि मैंने टेक्निकल टीम को हायर किया और मैंने कहा कि ये बच्चे फालतू के ना मेरा दिमाग खराब कर देते हैं। एक तो क्या है भाई, सारे दिन भर क्लास लो और दो चार बच्चे कॉल कर देते हैं और इस तरीके से बात करते हैं कि जैसे कोई दोस्त से भी नहीं करते ऐसे बात, और उस तरीके से टीचर से बात करते हैं, तो मेरा दिमाग हो जाता है खराब। यार सारे दिन भर तो इन बच्चों के लिए मेहनत करो, बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दो, अच्छे तरीके से पढ़ाओ, और फिर भी ये बच्चे इस तरीके से बात करते हैं। हालांकि मुझे पता है कि वो बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं, वो टाइम पास करने वाले हैं, लेकिन स्टूडेंट तो स्टूडेंट होता है यार। किसी टीचर से बात करने की एक मतलब वो टीचर चाहे कैसा भी हो, आपको टीचर कुछ भी नहीं पढ़ाए, ठीक है, लेकिन वो एक टीचर है, रेस्पेक्ट बनती है उसके लिए। आपकी कॉलेज के अंदर, आपकी स्कूल के अंदर कोई टीचर ऐसे भी होंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाते होंगे, अच्छा नहीं पढ़ाते, फालतू की बातें करते हैं, लेकिन फिर भी वो टीचर हैं आपके। वो आपको कुछ न कुछ किसी न किसी फील्ड में बहुत कुछ सिखा के जाएंगे। बट वही है ना कि आपका डायरेक्शन कैसा हो, उस हिसाब से आप देखो उसको। अब अगर आप मेरे से सीखने की कोशिश करोगे ना, तो मैं आपको सब्जेक्ट तो पढ़ाता ही पढ़ाता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट के साथ साथ में बहुत सारी बातें ऐसी भी हैं जो डेली हर एक लेक्चर में बताता हूँ आपको, कि ऐसा करना, ऐसे कर लेना, ऐसा मत किया करो, इस प्रकार काम करो, ये फील्ड आपके लिए सही रहेगा, मेहनत करो। क्योंकि मुझे पता है कि यार एक टीचर का काम सब्जेक्ट पढ़ाना नहीं है, साथ साथ में चीज़ों को बताना भी है कि नहीं है। तो वही बात है ना, ये फालतू के बच्चे हैं यार, दिमाग खराब कर देते हैं। इसलिए किसी भी टीचर की रेस्पेक्ट किया करो। अब आज ही कॉल आया, हालांकि मैंने बात नहीं करी, टेक्निकल टीम ने बात करी। अब टेक्निकल टीम नाराज हो रही है मेरे से कि सर इस बच्चे को ब्लॉक कर दे क्या हम। अब मैंने कहा यार ब्लॉक करने से क्या होगा, हालांकि वो बच्चा कुछ कर नहीं सकता हमारा, क्योंकि हमारे पास में पूरा जितना भी कॉल रिकॉर्ड रहता है ना, सबका कॉल रिकॉर्डिंग सब रहती है हमारे पास, कि जो कोई किसी बच्चे ने कॉल किया तो क्या बोला क्या नहीं बोला उसने। तो वो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम ब्लॉक कर देंगे यहाँ पे, क्या करोगे आप, कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आप। कई बच्चे कहते हैं गुरुजी हम आपके ऊपर केस कर देंगे, हैं आते हैं ऐसे कॉल कि हम आपके ऊपर केस कर देंगे, कर दो केस। भाई मर्डर केस वाले केस ही सोल्व नहीं हो रहे हैं, तो ये टीचर स्टूडेंट वाले केसों की फाइल तो मतलब पुलिस वाले देखने से पहले बंद कर देंगे। बोले यार इसको क्या देखेंगे यार, किसी टीचर ने कोर्स नहीं करवाया तो इसको जेल में बंद कर दो, यार ये कौन सा केस आ गया। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं, कई बच्चे मजे लेते हैं मेरे से कॉल कर करके। अब मैं भी क्या कर सकता हूँ, मैं भी यार कर लेगी, मैं इसलिए डायरेक्ट बात करता नहीं हूँ बच्चों से, फालतू की बातें करने से कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, अब देखो मैंने आपका माइंड जो है डाइवर्ट करा ना, अब आपका माइंड डाइवर्ट करके अब मैं लेके आता हूँ वापस आपको फोकस, वापस, ठीक है। मेरी बात सुनना ध्यान से, अभी मैंने क्या पढ़ाया था आपको, कि ऑर्डर ऑफ ए जो मेरे पास में था वो बराबर किसके था, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के बराबर हो गया ना। अब प्यारे बच्चों यहां पर देखो, ऑर्डर ऑफ ए जो स्टेटमेंट है ये तो इनफिनाइट वैल्यूज के लिए पॉसिबल है। ये वाला जो स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ ए, ये इनफिनाइट वैल्यू मतलब इन जितनी भी वैल्यू होंगी उनके लिए वैलिड होगा। लेकिन ये जो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वाली टर्म है ना, ये इनफिनाइट वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगी या नहीं होगी, इसको हमें दिखाना पड़ेगा। आप अगर नोट्स में झांकोगे देखोगे ना, तो आपको देखने को मिलेगा कि हमने ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वाले टर्म को इनफिनाइट के लिए प्रूफ कर रखा है। क्योंकि हमें पता है कि ऑर्डर ऑफ ए वाली जो वैल्यू है, ये तो हमने पिछली थ्योरम पढ़ी थी, तो वहां पे देखा था कि भैया ये वैल्यू तो इनफिनिटी के लिए पॉसिबल है। लेकिन ये जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स वाली वैल्यू है, ये इनफिनिटी के लिए वैल्यू पॉसिबल है या नहीं है, ये हम कैसे चेक करें। ठीक है, इसके लिए हम अपना जो कॉन्ट्राडिक्शन वाली कहानी है, विरोधाभास वाली कहानी है, उसको लेके चलते हैं। आ जाओ भी फटाफट से। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है, विरोधाभास क्या कहता है। कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है भैया, कि अगर मुझे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स को इनफिनाइट वैल्यूज के लिए प्रूफ करना है या फिर ट्रूथ बताना है, सत्य बताना है, तो उसके लिए काम करता हूं मैं। उसके लिए काम करता हूं कि यदि संभव है, यदि संभव है माना, मैंने माना, अगर पॉसिबल है लेट करा, लेट माना कि मेरे पास में जो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो बराबर किसके, एन के, और एन मेरे पास में यहाँ पे कैसे है, परिमित है मेरे पास में।
ये मेरे पास में क्या है, परिमित है, फाइनाइट है। ठीक है, और अभी आपको पता है मुझे प्रूफ करना है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स स्टेटमेंट जो है वो इनफाइनाइट वैल्यू के लिए वैलिड है। लेकिन मैंने क्या करा कि यहाँ पे ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स जो है वो मैंने परिमित मान लिया कि परिमित मानों के लिए पॉसिबल है। ये मैंने कॉन्ट्राडिक्शन मान लिया, विरोधाभास। ठीक है, तो हमने कहा कि भैया आपने जो दिया है मेरे को कि वो दिया है ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर किसके, एन के। ठीक है, अच्छी बात है। मैंने क्या करा कि यहाँ पे दोनों तरफ मैंने, दोनों तरफ कुछ किया क्या मैंने, दोनों तरफ कुछ नहीं किया मैंने। एक काम करो, इस स्टेटमेंट को मैंने कुछ इस प्रकार लिखा, कैसे, ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स, ऐसे मत लिखो, इसको लिखो ऐसे, ए की पावर माइनस का 1 की पावर एन बराबर में ई। क्योंकि हमने देखा है कि भैया ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर एन कब आता है, जब भैया ए इनवर्स की पावर एन बराबर में ई आई होगी। ये तो कहते हैं। चलो, हमने इसको अंदर मल्टीप्लाई करा, ए की पावर माइनस का एन बराबर में ई मेरे पास में आ गया। दोनों तरफ मैंने क्या करा भैया, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ए की पावर माइनस का एन माइनस का 1 बराबर ई की पावर माइनस का 1। अब आपको पता है भैया ए की पावर यहाँ पे एन बराबर हमारे पास में ई, और ए की पावर एन बराबर जो ई मेरे पास में है वो मेरे पास में यहाँ पे, इस स्टेटमेंट को हम यहाँ पे इस प्रकार भी लिख सकते हैं। आपको पता है कैसे लिख सकते हैं भैया, ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन। तो एक बात बताओ, अभी शुरुआत में तो मैंने क्या माना था, मैंने लेट किया था कि ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स है वो बराबर किसके है, एन वैल्यू यानी कि परिमित मानों के लिए वैलिड है। लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में है वो लेस देन इक्वल टू एन, मतलब एन के बराबर हो सकता है लेकिन एन से बड़ा नहीं हो सकता है। तो भैया भैया अब बताओ एन का मान यहाँ पे कितना रख सकता हूँ मैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब हम इन्फिनाइट तक लेके जा सकते हैं ना एन की वैल्यू। तो हमने क्या कहा शुरुआत में, तो हमने क्या माना था भैया कि ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट, ऑर्डर ऑफ ए इज फाइनाइट हमने मान के चल रहे थे भैया, देख लो ना आप। लेकिन अब आप यहाँ पे देखो कि भैया जो कि असत्य है, जो कि असत्य है, दिस इज नॉट ए ट्रू। अतः हम कह सकते हैं अतः, अतः आप यहाँ पे बोल दोगे कि ऑर्डर ऑफ मेरे पास में ए इनवर्स जो है ना वो अनंत मानों के लिए, अनंत मानों के लिए वैलिड है। आराम से देखो, लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो ना कि यहाँ पे एन का मान तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 इन्फिनिट रख दूँ, तो ऑर्डर ऑफ ए जो मेरे पास में वो तो इन्फिनिट के बराबर आ गया ना लगभग। और यहाँ पे क्या है, लेस देन इक्वल टू। पहले तो हम मान के चल रहे थे कि एन का जो मान है फिक्स ही आएगा, परिमित ही आएगा, परिमित ही आना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देखो आप एक बार कि मेरे पास जो स्टेटमेंट है ऑर्डर ऑफ ए लेस देन इक्वल टू एन के मान है। तो एन का मान यार हम रखें हमारे हिसाब से कुछ भी, ठीक है। तो भैया ये तो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि एन का मान परिमित आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ पे परिमित नहीं आएगा, फाइनाइट नहीं आएगा, तो इसका मतलब है कि ऑर्डर ऑफ ए जो है वो मेरे पास में फाइनाइट नहीं है, असत्य हो गया स्टेटमेंट। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स बराबर मेरे पास अनंत मानों के लिए पॉसिबल है। हालांकि देखो ये तो छोटी छोटी बातें हैं। अब यार सिंपल सी बात है कि कोई स्टेटमेंट ऑर्डर ऑफ ए के लिए इनफिनाइट वैल्यूज के लिए पॉसिबल होगा, तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स के लिए भी होगा। ठीक है, लेकिन इस बात को बताना पड़ता है भैया एलजेब्रा के अंदर। ये आपकी अप्लाइड मैथमेटिक्स नहीं है, ये आपकी एल्जेब्रिक फॉर्म है। तो एल्जेब्रिक फॉर्म में इसी प्रकार काम करना पड़ेगा। लिख लो इसको आराम से अगर किसी के समझ में नहीं आया है तो, बाकी तो फिर आगे चलते हैं हम। सर आपने पहले भी तो बोर्ड पर पढ़ाया था, तो अब दिक्कत है, ऐसे मुझे बहुत ही खराब लग रहा है। तो प्लीज़ सॉल्यूशन दिस प्रॉब्लम, मतलब समझा नहीं मैं। अपेक्षा राठौर कह रहे कि सर मुझे परमिटेशन ग्रुप और साइक्लिक ग्रुप करवा दो, मैं जोधपुर यूनिवर्सिटी से हूँ। दिक्कत ही नहीं है तो करवाएंगे, क्या दिक्कत है। सर आप पहले भी तो
बोर्ड पर पढ़ा रहे थे तो आप देखते थे, अब मुझे बहुत ही ख़राब लग रहा है, सो प्लीज़ सॉल्यूशन इस प्रॉब्लम। अब देखो ये प्रॉब्लम नहीं है, ये तो आपका एक भ्रम है, इल्यूजन है। ठीक है, तो इसको तो खैर आप अपने हिसाब से सोल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सही है भैया, एकदम क्लियर मामला। तो बढ़िया तरीके से प्रूफ करो इसको, नोट कर लो भैया, यही कह रहा हूँ मैं तो, और तो कुछ नहीं कह रहा मैं भी आपसे। अब थोड़ा हम आगे चलते हैं और एक और थ्योरम जो है उसको प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। थ्योरम क्या है क्या नहीं है, बहुत ही शानदार थ्योरम है, क्योंकि जितनी भी थ्योरम मैं करवाने वाला हूँ ना वो सारी क्रीम थ्योरम, अब एकदम क्रीम। ठीक है, स्टेटमेंट में कोई दिक्कत नहीं है ना समझने के मामले में, डोंट वरी, बी हैप्पी। चलो अब हम इसको मिटा देते हैं, आ जाओ भाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक थ्योरम को लिखते हैं भैया बहुत ही शानदार तरीके से। देखो, ये मेरी थ्योरम, ये मेरी प्रमेय, बहुत ही आराम से लिखेंगे प्रमेय को, क्योंकि प्रमेय जो है ना वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मान के चलो कि इतनी इंपॉर्टेंट है जो कि आपके एग्जाम में आ सकती है 2023 के एग्जाम में। कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम जो मैं आपको पर्सनली बता देता हूँ, ये एग्जाम में टपक सकती है, आ सकती है, इसको करना पड़ेगा, मतलब करना पड़ेगा ही पड़ेगा। ये आपके लिए आखिरी उपाय है। ठीक है, लिखो भैया थ्योरम क्या कह रही है। यदि किसी यदि किसी ग्रुप के एक अवयव, ग्रुप के एक अवयव यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि, एक ही कोटि यदि किसी ग्रुप की एक अवयव एक ही कोटि n है, बहुत ही सावधानी से समझो, थोड़ी कल्पना करने की कोशिश करो। कल्पना मैथ वाली बात कर रहा हूं मैं, क्या कह रहे हैं गुरुजी हमारे कॉलेज में भी कल्पना पड़ती है, उसको मत सोचो। आप यहाँ पे इमेजिन करो, सोचो कि किसी भी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n है, मतलब ऑर्डर ऑफ ए बराबर क्या है n है। ठीक है, तो सिद्ध कीजिए, कि ए की पावर n बराबर में e होगा, होगा यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है। यदि और केवल यदि, केवल यदि, यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है, m कोमा n का गुणज है, यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n है, तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर e होगा यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है। मतलब ये तो वो वाली बात हो गई कि जो स्टेटमेंट अभी हमने बताया था आपको कि ऑर्डर कोटि जो प्रूफ करते हैं हम, कि भैया किसी भी एलिमेंट की पावर ए की पावर n बराबर में e होगा, तो हम कह सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर n होगा। तो भैया ये तो वो वाली बात हो गई कि ये कैसे आया, हाउ कैन दिस पॉसिबल, कि ए की पावर n बराबर e हम कैसे लिखते हैं, क्यों लिखते हैं। बस बस यही वाली बात हो गई, ये तो इसको मुझे प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ पे कि ऑर्डर ऑफ ए बराबर अगर n है तो ए की पावर n बराबर ई मुझे प्रूफ करके बताना पड़ेगा। ये बात मुझे यहाँ पे बतानी पड़ेगी, लिख के बतानी पड़ेगी कि ये कैसे होती है और क्यों होती है। बताओ कितनी शानदार थ्योरम है। अगर आप एक बात सोचो
कल्पना करने की कोशिश करो कि ये स्टेटमेंट कितना शानदार है, जिसके पीछे हमने काफी सारे सवाल भी कर लिए, काफी सारी थ्योरम्स भी कर ली। अब उस थ्योरम को ही प्रूव करेंगे कि आखिर ऑर्डर ऑफ ए बराबर एन होता है, और वो कब होता है, जब ये होता है। तो ये क्यों होता है कि ए की पावर एन बराबर ई, तो कैसे हुआ, क्यों हुआ, सब कुछ सीखने वाला। यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे, देख लो आप। थोड़ा सोचो ना सवाल को, एक बार टुकड़ों में तोड़ो स्टेटमेंट को और फिर देखो आराम से। अब इसका इंग्लिश वाला जो मैटर है वो भी मैं लिखवाता हूँ भैया। क्या है, इफ ऑर्डर, इफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, if order of an element a if कहाँ आएगा यहाँ पे, ऑफ आएगा, सही है, ऑफ ही है, इफ नहीं है। एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप इज एन, then show that a की पावर m बराबर में e, if and only if and only if m is a multiple of n। ठीक है, तो सवाल आपने पढ़ लिया आराम से। 2023 के एग्जाम में ये थ्योरम आ सकती है और बेझिझक आ सकती है, जिसकी कोई हद नहीं है। तो यदि किसी ग्रुप के एक अवयव एक ही कोटि n है, मतलब कोई एलिमेंट है मेरे पास में, देखो मैं अब यहाँ पे सिंपल तरीके से बताता हूँ आपको कि मेरे पास में ये सपोज करिए एक ग्रुप G है, और इस ग्रुप G का कोई एलिमेंट है A, ठीक है, और इस A एलिमेंट की कोटि n है, तो मतलब ऑर्डर ऑफ A बराबर आपको n गिवन है। तो प्रूफ करना है कि a की पावर n बराबर e कैसे आया, और तब आपको दे रखा है यदि और केवल यदि, इफ एंड ओनली इफ। आपको पता है कि ये वर्ड जहां पे दिख जाएगा वहां पर आपको नेसेसरी कंडीशन और सफिशिएंट कंडीशन से सामना करना पड़ेगा, उसका यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यदि और केवल यदि m कोमा n का गुणज है, इफ एंड ओनली इफ m जो है वो n का गुणज है, इज द मल्टीपल ऑफ m, m इज ए मल्टीपल ऑफ n। अब ये क्या कहानी है कि m n का गुणज है, ये क्या कहानी है, ये तो हम बाद की बात है, बाद में बताएंगे भैया। ठीक है, चलो देखते हैं। तो स्टूडेंट समझ में आएगा आपके, है भैया? स्टेटमेंट में कोई समस्या है? ठीक है, प्रियंका मीना कह रही है सर न्यू पेपर कब से स्टार्ट हुआ। अब न्यू पेपर तो देखते हैं, जब मर्जी होगी तब चालू कर देंगे। आदित्य चौधरी सर, क्या आप मेरी नहीं सुन रहे हैं? भैया आपने कमेंट क्या करा कि चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो ये छोड़ो यार, ये क्वेश्चन क्वेश्चन जो आप रह गए हैं ना वो कर लेना अपने हिसाब से आप। मैंने जितने करवा दिए उतने कर लेना आप, तो वही काफ़ी है। ठीक है, चलो भैया। मोहित कह रहे हैं सर स्टेटमेंट फिर से समझाओ। अब केवल एक बच्चा ऐसा है, केवल एक बच्चा जिसको लगा है कि उसको स्टेटमेंट समझ में नहीं आया है। बाकी आपको मैं बताऊं कि मैंने जो स्टेटमेंट आपको समझाया है वो बिल्कुल गलत समझाया है। अब बाकी तो कमेंट कर रहे हैं गुरुजी आ गया समझ में हमको तो। अब मैं ये देख रहा हूँ कि भैया उनको समझ में क्या आ गया, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। भैया आपको समझ में क्या आ गया है, ये तो मेरे को भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैंने जो आपको समझाया है वो बिल्कुल गलत समझाया है, बिल्कुल गलत समझाया है मैंने।
चलो, तो अगर मोहित ने पूछ लिया है, अभी किसी एक ने तो पूछा, ठीक है, अब देखना, अब स्टेटमेंट को वापस पढ़ो। अब कई बच्चे सोच रहे हैं चलो यार वापस पढ़ते हैं स्टेटमेंट को, कहीं ना कहीं हमसे गलती हो गई है। देखो ध्यान से, क्या बोला गया है आपसे कि यदि किसी ग्रुप एक अवयव ए की कोटि n है तो सिद्ध कीजिए कि a की पावर n बराबर e होगा यदि और केवल यदि m n का गुणज n है। बताओ आपको क्या करना है यहां पे। और एक मिनट ध्यान देना, सुनो भाई, सुनो भाई, सुनो सुनो सुनो, एक मिनट काम करना। यहाँ पे जो a की पावर n है ना, इस a की पावर n को भी आप करो a की पावर m, a की पावर m करो इसको, और यहाँ पर a की पावर m ही मैंने लिखा था, ठीक है, दोनों जगह a की पावर m कर लेना भैया, ठीक है। अब मैं आपको ईमानदारी बताऊं, बात क्या है, बात ये है कि मेरे पास में एक ग्रुप जी है और उस ग्रुप जी के पास में एक एलिमेंट है। उस एलिमेंट में देखो उसका ऑर्डर ऑफ ए मेरे पास में कितना था, एन मेरे पास में, और ए की पावर एम बराबर ई आपको एक तरीके से दे रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ए की पावर एन बराबर में ई और ए की पावर एम बराबर ई अगर आपको गिवन है, दे रखा है, तो ये प्रूफ करना पड़ेगा हमको कि एम कोमा एन है वो एक दूसरे के गुणज है, मल्टीपल है, ये प्रूफ करना पड़ेगा, बस सिंपल सी बात। अब आपको पता है यदि और केवल यदि की बात कर रहे हैं, इफ एंड ओनली इफ की बात कर रहे हैं ना, तो एक बार ये मान के चलना पड़ेगा, ये प्रूफ कर लो, एक बार इसको मान लो, इसको प्रूफ कर दो। समझ गए आप, बात समझ गए, ठीक है। प्रूफ कैसे करना है वो तो बात की बात है, वो बात की बात है कि प्रूफ कैसे करेंगे, क्या करेंगे, लेकिन 2023 के लिए थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है भैया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बात क्लियर, कोई दिक्कत किसी को, मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे ये थ्योरम जो है ना, ये थ्योरम, ये शायद आपने लिख ली होगी हिंदी और इंग्लिश मीडियम के अंदर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये थ्योरम जो है एक और तरीके से भी आपके एग्जाम में टपक सकती है, तो उस तरीके को भी मैं लिखवा रहा हूँ। आपके पास नोट्स हैं अवेलेबल, मुझे पता है, लेकिन फिर भी हमने जब तक स्टेटमेंट से बातचीत नहीं करेंगे ना, तो तब तक हमें तसल्ली नहीं मिलेगी। और भैया कन्फर्मेशन जो है सबसे बड़ी चीज़ है, संतुष्टि, ठीक है। अब करना क्या है, देखो इस स्टेटमेंट में और भी क्लियर हो जाएगा, एक दूसरा स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट लिख लेना इसको, ये मेरा थ्योरम का दूसरा स्टेटमेंट है। इस प्रकार भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, यदि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है, एक ग्रुप है, यदि जी कोमा स्टार एक ग्रुप है एवं अवयव ए की कोटि n है, अवयव ए की कोटि n है, n है, तब ए की पावर m बराबर में e होगा, होगा यदि और केवल यदि यदि और केवल यदि m बराबर n क्यू, क्योंकि पिछले स्टेटमेंट में और इसमें यही फर्क है, यहाँ पर डायरेक्ट आपसे ये भी बोल सकता है कि m बराबर एन क्यू, आपसे बोल रहा था ना कि m मेरे पास में n का गुणज है, मल्टीपल है, तो इसका मतलब है कि m बराबर में एन क्यू आपको प्रूफ करना है। इंग्लिश मीडियम वाले लिखो भैया, इफ जी कोमा स्टार इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप एंड order of element, order of element A is n,
देन ए की पावर m बराबर में e, इफ एंड ओनली इफ, यदि और केवल यदि m बराबर में n q, ये आपको लेके आना। अब मोहित से पूछना चाहूंगा कि अभी आपको स्टेटमेंट में दिक्कत है, क्योंकि पहले स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद जो लाइन है ना वो कि m n का गुणज है, m इज मल्टीपल ऑफ n, वो लाइन आपको परेशान करती है। लेकिन जैसे हम दूसरा स्टेटमेंट इसका लिखते हैं, यदि जी को में स्टार एक ग्रुप है तो अवयव एक की कोटि n है और एक की पावर m बराबर में e है, तो यदि और केवल यदि m बराबर n q मेरे पास में होगा, ये आपको प्रूफ करना है। सीधी सी बात है, सिंपल सी बात। क्लियर एकदम? आराम से स्टेटमेंट को लिखो, पढ़ो, सीखो, समझो, कुछ भी करो, लेकिन समझ लो आराम आराम से, ठीक है। एस पी शर्मा कह रहे हैं सर रिप्लाई तो दे दो। अच्छा भैया रिप्लाई, अभी मैं पढ़ा ही नहीं कमेंट, अभी हम थ्योरम के स्टेटमेंट पे बात कर रहे थे भैया। चलो सर, मेरा कमेंट नहीं पूछा क्या आपके पास? पहुंचा, पहुंच गया है भैया। एसपी एसपी भैया पहुंच गया है। हेलो नमस्कार भैया एसपी। तो आपने पूछा क्या था, मैं देखता हूँ एक बार ऊपर। एसपी 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 सर, एक के लिए तो इनवर्स एक ही आएगा सर। अगर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो तो उसके इनवर्स में तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, मतलब ये किसके लिए सवाल पूछा था आपने? हमने जब थ्योरम करवाई थी उसके लिए? हाँ भाई एसपी, तो आपने ये कहा है कि अगर मेरे पास में आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो हो तो उसके लिए तो प्रॉब्लम होगी ना। ठीक है, तो बताओ प्रूफ मतलब दिक्कत कहाँ होगी भाई? आइडेंटिटी एलिमेंट मेरे पास में क्या है भैया? अब देखो एक बताऊं आपको, चलो आपकी बात मान ली और आपका दिमाग बहुत अच्छा है, वहां तक पहुंचा। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपने जो भी स्टेटमेंट प्रूफ किया है, मेरी इस लाइन को सुन लेना, आपके हर एक सवाल का आंसर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने क्या कहा कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा ना कि इनफिनाइट नंबर्स के लिए ये स्टेटमेंट प्रूफ है, तो इनफिनाइट नंबर्स के लिए मतलब समझे आप कि एन का मान 1 2 3 4 0 1 2 कुछ भी मान आएगा आपके पास में, उसके लिए वो स्टेटमेंट प्रूफ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब जीरो के लिए क्या दिक्कत है बताओ, वन के लिए क्या दिक्कत है बताओ। ठीक है, क्योंकि आपने वहां पे लिखा है लेस देन इक्वल टू, तो जीरो के लिए या फिर किसी के लिए बात कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बराबर भी हो सकता है, लेस देन भी हो सकता है। और इनफिनाइट नंबर्स के लिए बात कर रहे हैं, इनफिनाइट नंबर्स के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि इनफिनाइट नंबर्स के अंदर 0 1 2 3 4 किसी भी एक पर्टिकुलर नंबर के लिए बात करेंगे तब भी वो स्टेटमेंट प्रूफ होगा। अगर मैं 5 के लिए बात करूंगा तो 5 के लिए भी प्रूफ होगा, अगर मैं 0 के लिए बात करूंगा, 1 के लिए बात करूंगा तो भी प्रूफ होगा, क्योंकि इनफिनाइट नंबर्स के लिए प्रूफ करना होता है। क्योंकि थ्योरम्स जो होती हैं, थ्योरम्स वो किसी भी एक एलिमेंट के लिए नहीं होती है, किसी भी एक नंबर के लिए नहीं होती हैं, वो कंप्लीट नंबर्स को ध्यान में रख के की जाती हैं। इसलिए हमने लिखा कि जो मेरे पास में ऑर्डर ऑफ ए है वो भी इनफिनिट नंबर्स के लिए पॉसिबल होगा, और मेरे पास में जो इनवर्स वाला होगा वो भी मतलब इनफिनिट जो भी अनंत वैल्यूज है उनके लिए पॉसिबल होगा। मेरे साथ कोई दिक्कत है नहीं। थोड़ा बातचीत करना अपने आप से, उस स्टेटमेंट को लेकर बातचीत करना कि क्या रिजल्ट निकल के आता है, फिर उसके बाद देखेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी दिक्कत आती है तो फिर पूछ लेना। चलो, तो दोनों जो स्टेटमेंट हैं, थ्योरम्स हैं, उनके स्टेटमेंट को मैंने बता दिया है लिख के आराम से, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी भी प्रकार की किसी बच्चे को कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे मेरी बात को ध्यान से सुनना भैया, मेरी बात को क्या सुनना ध्यान से भाई। सबसे पहले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ मेरी नेसेसरी कंडीशन को, आवश्यक शर्त को। सबसे पहले मैं लिख देता हूँ भैया यहाँ पे आवश्यक शर्त, नेसेसरी कंडीशन को।
अब आपको पता है नेसेसरी कंडीशन में आपको क्या क्या मान के चलना पड़ेगा। पहली बात, जो अपन को मान के चलना पड़ेगा, या फिर अपन ये आप गिवन तो नहीं कह सकते, आप ये मान के चलो कि हाँ भाई मैंने माना है। जो चीज़ मैं मानूंगा ना उसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसके अंदर नेसेसरी कंडीशन के अंदर हमें ये मान के चलना पड़ेगा कि जी कोमा स्टार मेरे पास में है, वो आपका ग्रुप है, पहली चीज। कोमा दूसरी चीज हमें ये माननी पड़ेगी कि ए की पावर एन जो है वो मेरे पास में ई है, और ए की पावर एम जो है वो मेरे पास में ई है। ये सारी बातें माननी पड़ेंगी। और जो आपको नेसेसरी कंडीशन में प्रूफ करना पड़ेगा वो ये करना पड़ेगा हमें, बताओ भाई क्या करना पड़ेगा, एम बराबर में एन क्यू। ठीक है, बात क्लियर। आंसर करो मैं यहाँ पे, ये मेरा आंसर स्टार्ट। आंसर तो खैर यहीं से स्टार्ट हो चुका है, आपको पता है, लेकिन वो तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है कि ये अपने को मान के चलना पड़ेंगे सारी बातें, और ये हमें प्रूफ करना है। देखो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम यहाँ पे केस नंबर बात करते हैं फर्स्ट की, कि सपोज करो यदि मेरे पास में एम और एन का मान अगर बराबर है, तो यहाँ पे एम बराबर एन क्यू आपको प्रूफ करना है। और एक बताऊं आपको, एम बराबर एन क्यू क्या है, व्हाट इज द एम बराबर एन क्यू? हाँ भाई, है भाई यहाँ पे एसपी शर्मा। अरे भाई एक बात आओ, ये सारे बच्चों में जो माहौल थोड़ा बना हुआ है, ये उदासी का माहौल कैसे है? अब एसपी कमेंट कर रहा है, गुरुजी आप रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? अरे यार ऐसी क्या परेशानी नहीं है, कुछ भी बात नहीं है। ठीक है, मैं तो क्या है कि रिप्लाई मतलब जो कमेंट पढ़ता हूँ बहुत ही कम पढ़ता हूँ। मुझे लगता है ना कि अब कमेंट पढ़ना चाहिए, तब मैं कमेंट पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं फिर पूरा फोकस मेरा सामने रहता है। और जो कमेंट लगता है ना कि भाई पढ़ने वाला है उसको मैं पढ़ लेता हूँ। ठीक है, कई बार क्या होता है कमेंट ऊपर भी निकल जाते हैं ना, तो मैं उसको स्क्रॉल नहीं करता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मेरी बातों को थोड़ा सा नज़रअंदाज कर दिया करो। ठीक है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ ना, उसको ऐसे मत सीरियस मत लिया करो। और वैसे मैं तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो बढ़िया खुश हूँ, कोई नाराज वाली बात ही नहीं है। नाराज क्यों होंगे यार, आप कोई फ्री में थोड़ी पढ़ रहे हो मेरे से, पैसे दे के पढ़ रहे हो आप मेरे से, तो नाराज वाली तो कोई बात ही नहीं होती है। चलो, तो मेरी बात को ध्यान सुनो, अब फोकस करो, आप तो सामने मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस करो, ये फालतू बात छोड़ो साइड में। भाई एक बात बताओ, ये एम बराबर में एन क्यू क्या है? देखो नाइन्थ या शायद 10th क्लास की बात है जब ये थ्योरम पढ़ते हैं हम, एम बराबर में एन क्यू। जैसे कि अब ये एक एग्जांपल लूं मैं, जैसे मैंने लिखा 10, 10 को लिखोगे आप किस प्रकार से? जैसे मैं लिख दूं कि 5 मल्टीप्लाई में 2, है कि नहीं है? 10 बराबर मतलब 5 मल्टीप्लाई में 2 मेरे पास में। और आपको पता है इसके अंदर आर भी आता है, एन क्यू प्लस में आर। जैसे किसी भी एलिमेंट को टुकड़ों में तोड़ के लिखने का एक सिंपल तरीका होता है, एम बराबर एन क्यू प्लस में आर। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें प्रूफ करना है केवल एम बराबर एन क्यू, क्योंकि मल्टीपल की बात की गई थी। तो ये जो थ्योरम है हम 9th क्लास में पढ़ते हैं शायद मेरे हिसाब से, क्योंकि इसमें करते क्या है, जैसे 10 है इसको टुकड़ों में तोड़ के लिखा, मैंने लिखा कि सपोज करो 4 मल्टीप्लाई में 2 प्लस में 2, क्या है 10 ही तो है, 10 बराबर 10। तो किसी भी एलिमेंट को टुकड़ों में तोड़कर लिखने का जो तरीका है वो इस थ्योरम के द्वारा हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर थोड़ा अलग है वो केस, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक बताने के लिए मैंने आपको बातें बताई हैं। इसको मिटा दूं मैं। अब एक बात बताओ, यहाँ पे हम m बराबर n के लिए काम कर सकते हैं क्या? ये मैं m का मान और n का मान बराबर ले सकता हूँ। अगर मैं ले सकता हूँ तो एक बात बताइए, मेरे पास में a की पावर, जो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं कोने में, देखो a की पावर m जो होगी बराबर a की पावर n होगी, वो किसके बराबर होगी, e के बराबर। अगर मेरे पास में m बराबर n का मान बराबर है तो केस नंबर यहाँ पे करते हैं अपन सेकंड। ये देखो केस नंबर सेकंड, और कोई दिक्कत तो नहीं है ना भैया, ऑडियो वीडियो में कोई दिक्कत है, परेशानी है किसी को, कहीं समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो?
तो बता देना आप, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ही शानदार तरीका ये पढ़ाने का। चलो, अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड मैंने लिया कि सपोज करो यदि मेरे पास में m का जो मान है वो n से बड़ा है। यदि मेरे पास में, इफ, लिख लो यहाँ पे, यदि मेरे पास में m का जो मान है वो n से बड़ा है, तो फिर हम कैसे लिखेंगे, ध्यान देना। स्मॉल m बराबर, अभी जो मैं कह रहा था आपसे वही तो लिखेंगे, n क्यू प्लस में r। अब r क्या है मेरे पास में, वही शेष पल वाली कहानी है, m बराबर में n क्यू प्लस में r मेरे पास। ठीक, किसी को दिक्कत है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब मैंने क्या करा, बीच में यहाँ पे लाइन खींची, और अगर मैं लाइन यहाँ पे रेड पेन से खींचूँ तो अच्छी बात है, क्योंकि रेड पेन की यहाँ पे अभी तक एंट्री नहीं हुई है। रेड पेन से खींच देते हैं, ये मैंने रेड पेन से एंट्री। अब ध्यान देना, मैंने क्या किया, m बराबर एन क्यू प्लस में r है, हमने क्या करा कि दोनों तरफ a की पावर m कर दिया बराबर a की पावर n क्यू प्लस में r, मतलब दोनों एलिमेंटों को हमने पावर में लिख दिया। फिर दोनों तरफ a को एंटर करवाया, a की पावर m लिख दी और a की पावर n क्यू प्लस में r लिख दिया, दोनों तरफ पावर में लिख दिया इसको हमने, ठीक है। अब ये कुछ स्टेप तो याद रखनी पड़ेगी ना किसी भी थ्योरम के अंदर, मतलब पूरा प्रूफ होने तो उसके बाद देखेंगे क्या कहानी है। फिर आपको पता है कि भाई यहाँ पे a की पावर m जो मेरे पास में है, इस a की पावर m को मैं लिख सकता हूँ e के बराबर। a की पावर m, a की पावर n, e लिख सकते हैं ना उसको, तो मैं यहाँ पे a की पावर m को मैं लिख दूँ यहाँ पे e, तो e इज इक्वल टू, और यहाँ पे देखना आप, यहाँ पे मैंने दोनों को अलग अलग किया, a की पावर n क्यू प्लस में नहीं डॉट में a की पावर r, मैंने इनको अलग अलग किया। अब अलग अलग करने के बाद मैंने देखा कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ a की पावर जो है ना, n को अंदर ले लेता हूँ और फिर बाहर यहाँ पे q डॉट में a की पावर r, और फिर देखो यहाँ पे a की पावर n मेरे पास में मल्टीप्लाई में q है, देखा यहाँ पे a की पावर n को भी मैं e लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे देखो e की पावर q मल्टीप्लाई में a की पावर r। अब यहाँ पे देखो e की पावर कुछ भी कर दो आप, वो तो e बनेगा, और यहाँ पे हमारे पास में कितना आ जाएगा, एक तरीके से देखा जाए तो e बराबर मेरे पास में a की पावर r आ जाएगा, और ये मेरे पास में e आ जाएगा। तो यहाँ पे e की पावर r मेरे पास में है, वो किसके बराबर आ गया भैया, e के बराबर आ गया। मतलब a की पावर जो r मेरे पास में है वो e की, मतलब e बराबर a की पावर r मेरे पास आ चुका है। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊँ, एक छोटी सी बताता हूँ, यहाँ पे एक कंडीशन लेनी पड़ेगी आपको। कंडीशन क्या लेनी पड़ेगी, यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि यह तभी संभव है, ये तभी संभव है जब r बराबर 0 हो, r बराबर 0 हो, ठीक है। क्योंकि आपको पता है भाई यहाँ पे r का मान मैं 0 कर दूंगा, ठीक है, तो मेरे पास में r का मान 0 करते ही a की पावर 0 मेरे पास में 1 बन जाएगी, और 1 तरीके 1 का मतलब है कि भाई आइडेंटिटी एलिमेंट का मान 1 तो होता ही है, तो r का मान 0 करने के बाद ही कुछ कंडीशन में भैया ये स्टेटमेंट प्रूफ हो सकता है। अगर यहाँ पे r बराबर 0 करते यहाँ पर आइडेंटिटी एलिमेंट बन सकता है, भाई e का मान तो 0 और 1 दोनों ही हो सकते हैं, लेकिन 1 तो हो सकता है ना e का मान, तो e का मान यहाँ पर दोनों बराबर कब हो सकते हैं भाई। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया कि 2 बराबर 3, पॉसिबल है नहीं है, लेकिन यहाँ पे e बराबर a की पावर r वैसे तो बराबर नहीं है भाई, मैं यहाँ पे कर सकता हूँ बराबर नहीं है, लेकिन ये बराबर कब हो सकते हैं, जब मैं r का मान 0 कर दूं तो। अगर मैं ऐसा कर सकता हूं तो, अगर मैं ऐसा कर सकता हूं ना, तो मेरे पास में ये जो स्टेटमेंट है m बराबर n क्यू जो है वो मेरा प्रूफ हो जाता है। अगर ऐसा हम लिख दे तो, हालांकि आपको पता है थ्योरम में इतना ज़्यादा आपको मज़ा नहीं आया होगा कि पता नहीं सर ने क्या तो कर दिया क्या नहीं कर दिया, लेकिन मैं आपको बताऊं इसे कहते हैं अपन विभाज्य थ्योरम, डिवाइडेशन थ्योरम कहते हैं इसे अपन, जो कि 9th क्लास में पढ़ते हैं।
विभाजन प्रेमिका बोलते हैं, प्रेमिका नहीं, प्रेमिका ऐसे लिखते हैं, देखो प्रेमिका, विभाजन प्रेमिका, डिवाइड डिवाइजेशन थ्योरम बोल दो, कुछ ही बोल दो, डिविजिबल थ्योरम बोल दो, क्योंकि एम क्यू प्लस में आर हम वहीं पर तोड़ते हैं एम बराबर। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फॉर्म में कैसे प्रूव करा हमने देखा कि भैया हमारे पास m का मान अगर n से बड़ा होगा तो m बराबर एन क्यू प्लस में आर होगा। हमने यहाँ पे इसको इस प्रकार लिखा कि भैया दोनों तरफ a को एंटर करवा दिया, a की पावर m का मान e, a की पावर n का मान e मेरे पास में, e बराबर a तभी पॉसिबल हो सकता है जब मेरे पास में r का जो मान है वो 0 पॉसिबल होगा। और जैसे हमने कहा कि भैया r का मान 0 पॉसिबल होगा, r बराबर 0, m बराबर एन क्यू। क्लियर? ठीक है, क्योंकि आपको पता है थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा, सोच लो, आपके पास खूब टाइम है। मैं कह रहा हूँ कि बहुत ही शानदार थ्योरम है, और मुझे लगता है कि मैंने भी शानदार अल्टीमेट तरीके से आपको पढ़ाने की और समझाने की कोशिश करी है, बिल्कुल आराम आराम से। क्योंकि जितना जल्दी आप पढ़ने की सोच रहे हो, इन थ्योरम्स को उड़ाने की सोच रहे हो, उतनी आसान थ्योरम भी ये नहीं है, इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिए भैया आप। क्योंकि आप सोच रहे हो कि ये तो बहुत इजी हैं, सिंपल हैं, इनको करना बहुत ही आसान है, नहीं, ऐसा नहीं है भैया। हाँ भाई, निशांत, एसपी, नो प्रॉब्लम। ठीक है मोहित, ठीक है, कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं है। अरे भैया नाराज तो नहीं हो आप मेरे से? नाराज वाराज चल रहे हो कि मेरे से आप? नाराज वाराज मत हो यार, ऐसे नहीं है। दोबारा बताऊं इसको एक बार? अरे भाई इसको दोबारा बताऊं क्या एक बार और? भाई मैंने क्या किया आपको बताया कि मैंने माना कि भैया जी को में स्टार ग्रुप है, ए की पावर एन बराबर में ई और ए की पावर एम बराबर ई मेरे पास में। अगर केस नंबर फर्स्ट सपोज करो एम बराबर एन के मेरे पास दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे ए की पावर एम, ए की पावर एन बराबर में ई आपका हो गया है। लेकिन सपोज करो एम का मान एन से बड़ा है, तो उस कंडीशन में हमने ये 9th क्लास में पढ़ी थी हमने परिमेय का, कि एम बराबर एन क्यू प्लस में आर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या करा कि ए को एंटर करवाया दोनों तरफ, ए की पावर एम, ए की पावर एन क्यू प्लस में आर। इसकी वैल्यू लिखी हमने ई, यहाँ पर इस ए की पावर एन क्यू डॉट में ए की पावर आर। यहाँ पे ए की पावर एन मेरे पास में ये क्यू था, डॉट में ए की पावर आर मेरे पास में। अब आप देख सकते हो कि ए की पावर एन को मैंने ए लिख दिया, डॉट में ए की पावर आर। अब ए की पावर कुछ भी करो वो तो भैया ए की बनेगा, कुछ भी बनेगा मेरे पास में। आइडेंटिटी एलिमेंट है भैया, आइडेंटिटी एलिमेंट की पावर कुछ भी करो, और किसी भी एलिमेंट को आइडेंटिटी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे ई बराबर ए की पावर आर आ गया। ए की पावर आर ये तभी पॉसिबल है जब आर का मान 0 होगा। अब आर का मान 0 हो गया तो भैया एम बराबर एन क्यू प्लस आर था, आर का मान 0 हमने लेना पड़ा। जब लेना पड़ा तो भैया एम बराबर एन क्यू आपके पास आ गया है, और वही आपको प्रूफ करना था। तो अब एक छोटी सी बात बताऊं आपको, आपके दिमाग में जो भ्रम है ना, भ्रम, उसको दूर कर लेना। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या सोच रहे होंगे, अरे गुरुजी कहा है इनमें, कछु ना है, ये 2 लाइन है इसके अंदर, 2 लाइनों के अंदर इसका प्रूफ हो गया है। लेकिन भैया ये 2 लाइनें याद कैसे आएंगे एग्जाम के अंदर? याद कैसे करके जाओगे, वही तो सोचने वाली बात है। याद कैसे करके जाओगे एग्जाम के अंदर? याद करने भी वाली जो बात है वही तो बड़ी बात है। बस तो बस ध्यान रखना उस बात का, नहीं तो मजे में ले गए ना तो मज़ा आ जाएगा फिर आप। थोड़ा इम्पोर्टेंट है ये। चलो, बाकी मेरा काम पढ़ाने का है, आपका काम पढ़ने का है। चलो, अब यहाँ पे इसका जो सफिशिएंट कंडीशन वाला पोर्शन होगा उसमें क्या करेंगे भाई? सफिशिएंट कंडीशन में हम यहाँ पे ये करने वाले हैं कि क्या करेंगे बताओ? सिंपल सी बात है, सफिशिएंट कंडीशन के अंदर इसका उल्टा करेंगे, मतलब m बराबर में एन क्यू हम लेके चलेंगे, और a की पावर n बराबर में e और a की पावर m बराबर में e मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। ऐसा कुछ है क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। देखो ये जो स्टेटमेंट है ना हमारे पास, a की पावर n बराबर में e, आपने स्टेटमेंट लिखा होगा तो आप बिल्कुल आराम से चेक कर सकते हो कि ये स्टेटमेंट दोनों में कॉमन है, कि a की पावर n बराबर में e ये तो हमें दे ही रखा है। चाहे नेसेसरी कंडीशन हो और चाहे सफिशिएंट कंडीशन हो, ये मुझे प्रूफ करना पड़ेगा। देखते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या होता है।
भैया आपके पास स्टेटमेंट है, सब कुछ है, आराम से देखो पढ़ो, क्योंकि मैं तो देखो हमेशा सही पढ़ाऊँगा, लेकिन आपको समझ में नहीं आता है ना, तो थोड़ा प्रयास करा करो बैठ के घर पे, क्योंकि सोचो ये थ्योरम्स को तो हालांकि टीचर्स बताते भी नहीं है कि थ्योरम्स ऐसी भी होती हैं क्या, ठीक है, लेकिन मैंने देखा भाई चलो करवाते हैं, क्योंकि स्किप करना यार अच्छी बात नहीं है यार। फिर वही बात है ना, नेक्स्ट टाइम जब आप पढ़ के निकलोगे, पेपर जब आएगा एग्जाम के अंदर, आपने देखा कि पूरा नोट्स में से आया है, कुछ भी बाहर नहीं गया, तो फिर अगली साल आप भी कहोगे कि बीएससी प्रो क्लास इज़ द बेस्ट, ठीक है। ये मेरे पास में है इसकी पर्याप्त शर्त, ये है मेरे पास में सफिशिएंट कंडीशन। सफिशिएंट कंडीशन, पर्याप्त शर्त मेरे पास में सफिशिएंट कंडीशन है। आपको पता है इसमें क्या करना है भाई, साफ सी बात है, जो आपको मानना है, लेट करना है, वो तो आपको लिखना पड़ेगा कि भाई मेरे पास में यहाँ पर जी कोमा स्टार मेरे पास ग्रुप है, तो देखो जी कोमा स्टार जो है वो तो आपका ग्रुप पहले भी था, कोमा आपको यहाँ पे ये दिया गया है, मानना पड़ेगा कि भैया ए की पावर जो मेरे पास में एन है वो तो ई आपको दे रखा है, लेकिन साथ साथ में एम बराबर में एन क्यू आपको यहाँ पे मान के चलना पड़ेगा। और यहाँ पे जो आपको प्रूफ करना है वो ये करना है ए की पावर एम बराबर में ई, यही आपको प्रूफ करना है। 2 मिनट का काम है अगर देखा जाए तो। देखो यहाँ पे मैं आंसर स्टार्ट करता हूँ। देखो आपको यहाँ पे दिया गया है एम बराबर एन क्यू, दिया गया है ना ये, ठीक है। हमने क्या करा भैया कि यहाँ पर वही ए को एंटर करवाया मैंने, तो ए की पावर में एम बराबर यहाँ पे ए की पावर में एन क्यू, तो मैंने क्या करा भैया, देखो यहाँ पे ए की पावर एम बराबर यहाँ पे ए की पावर एन को मैंने अंदर ले लिया और ए की पावर क्यू को मैंने बाहर ले लिया। अब आपको पता है भैया ए की पावर एम बराबर ए की पावर एन का जो मान है वो हमें दे रखा है किसके बराबर है, ई के बराबर, तो ई की पावर क्यू। अब साफ सी बात है, ई की पावर तो कुछ भी हो, तो यहाँ पे ए की पावर एम बराबर कितनी आ गई मेरे पास में, ई। अब आप देख लो ना, ये थ्योरम जो है ना, थ्योरम, ये थ्योरम 4 नंबर में आती है, और 4 नंबर मतलब फ्री के नंबर है। लेकिन वही बात है ना, जो बच्चा इन स्टेटमेंट को पढ़ पाएगा, समझ पाएगा, वही तो कर पाएगा ना, नहीं तो कौन कर पाएगा इनको बताओ। किसकी बस की बात है इन थ्योरम्स को करना, टच भी नहीं करेगा, टच भी, क्योंकि माइंड में इमेज को क्रिएट करना और फिर तब समझना, उसे ही कहते हैं पढ़ना। अब आप डायरेक्ट पहले दिमाग में इमेज बनाओगे नहीं, बिना सोचे समझे, थ्योरम को पढ़ी नहीं, और थ्योरम को बिना पढ़े अच्छा ये ऐसे हो जाएगा, हाँ कुछ करने कुछ नहीं कर दिया। अरे तो भैया थ्योरम को पढ़ोगे तभी तो करोगे ना। ये आपको बताए हर एक थ्योरम में क्या करते हैं, कभी इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, कभी कुछ कर देते हैं, आंसर तो आ गया आपके पास में, लेकिन एग्जाम में याद कैसे रखोगे, वो तो याद रखो ना, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास, यही तो करना था। अब इसकी सफिशिएंट कंडीशन आप देख लो, खुद देख लो, एग्जाम में सपोज करो, एग्जाम में अगर आपने थ्योरी नहीं लिखी और केवल ये करके आ गए ना, आपको मिलेंगे 4 में से 0 नंबर। तो जो नोट्स मैंने प्रोवाइड करवा रखे हैं ना भैया, उसमें से थ्योरी लिख लेना, या फिर आपको जो मैंने स्टेटमेंट मतलब शुरू में लिखवाया था उसमें आगे करके लिख लेना, लेट माना जी को मेस्टर एक ग्रुप मेरे पास में है और ये आपको दे रखा है, और ये आपको मान के चलना पड़ेगा, ये सब मान के चलो, और ये आपको प्रूफ करना है, अपने हिसाब से लैंग्वेज बना के चलो। बाकी मैं तो आपको शॉर्ट तरीके से इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ ताकि आपको सीधा लॉजिक समझ में आए, फालतू की बातों से कोई मतलब आपको नहीं रहे, ठीक है। चलो, उम्मीद करता हूँ कि शानदार आपको मज़ा आ रहा होगा। पढ़ाई करने में कोई समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। अब मैं जैसे देख पा रहा हूँ अपने नोट्सों के माध्यम से कि आज हमने देखो काफ़ी अच्छी थ्योरम्स करी हैं, ठीक है। दोनों तीनों जो थ्योरम करी हैं मैंने, वो बहुत ही शानदार मैंने करवाई आपको हैं। अब देखो कितना बचा हुआ है इसके अंदर पोर्शन, ये 2-3 थ्योरम्स के अंदर हैं अभी, कुछ एग्जाम्पल्स भी इसके अंदर अभी भी बचे हुए हैं, फिर आगे चलते जाएंगे अपन। इसमें थ्योरम्स बहुत सारे हैं यार, थ्योरम ही थ्योरम भरी पड़ी हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पे ये कोटि वाला पोर्शन भी अभी है इसके अंदर बचा हुआ है। हाँ भाई, कोटि जैसे ये 2-3 सवाल और हैं, मतलब ये मान के चलो कि अगर आप
ये परमिशन दे दो कि भैया पीडीएफ की पीपीटी के माध्यम से पढ़ा लिया जाए, तो ये मान के चलो कि कई बच्चे क्या कहेंगे कि गुरुजी आपने तो बोर्ड को दे दिया था, वो तो किराए पे लाए थे आप। मजाक कर रहा था वो तो शुरू से यार, मैं थोड़ा सा सीरियस होता आज सुबह शुरू शुरू में। तो अगर आप पीपीटी माध्यम से पढ़ाने का मौका दे दो मेरे को कल, तो कल आपकी दो थ्योरम्स हैं, वो थ्योरम्स आपकी निपटा देंगे। और थ्योरम्स को निपटाने के बाद कुछ एग्जाम्पल हैं, दो तीन एग्जाम्पल हैं, और दो तीन एग्जाम्पल को करवाने के बाद, तो कल तो शायद नहीं हो पाएगा यार, है ना। इसमें 2 दिन और लगेंगे, लेकिन वो भी पीपीटी के माध्यम से लगेंगे। 2 दिन के अंदर अंदर पीपीटी के माध्यम से ग्रुप वाला चैप्टर उसको बिल्कुल ख़त्म कर देंगे। फिर ग्रुप के बाद अपना साइक्लिक ग्रुप है। साइक्लिक ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो भी ज़्यादा दिन का नहीं है, वो भी मैं आपको 2 या 3 दिन के अंदर करवा दूंगा। साइक्लिक ग्रुप परफेक्ट तरीके से, थ्योरम्स हो गई, जो भी क्वेश्चंस उसके अंदर हैं दिए गए हैं सारे इसके अंदर हो जाएंगे साइक्लिक ग्रुप के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद में अपना परम्यूटेशन ग्रुप है, तो परम्यूटेशन ग्रुप भी आपका हो जाएगा, लेकिन ये मान के चलो आप कि न्यू ईयर तक ही पूरा पोर्शन जो है ना साइक्लिक ग्रुप का और परम्यूटेशन ग्रुप का अपना कंप्लीट हो पाएगा। अगर पूरा ही पढ़ना चाहेंगे अपन तो ना, बाकी ये पोर्शन पूरा हो जाएगा अपना। ठीक है, अब आप कहना चाहो, ठीक है, आप खुद देख लो ना, हमने देखो कल पढ़ा और कल आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे आज मैंने पढ़ाया, ठीक है, यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं है। और पीपीटी के माध्यम से जब अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर भी दिक्कत नहीं आती, लेकिन वही बात है ना, पीपीटी के माध्यम से उन बच्चों को दिक्कत आती है जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं। और जो पढ़ाई नहीं करते हैं ना, तो उनको दिक्कत ऐसी आती है कि जब मैं बोलता हूँ हर एक चीज़ को लेवल से, तो उसको कैच नहीं कर पाते, और कैच नहीं कर पाते तो फिर वो समझ में नहीं आती उनको बात। और फिर वही बात है ना, उनको पढ़ना भी नहीं है घर बैठ के, उनको घर बैठ के पढ़ना भी तो नहीं है ना, क्योंकि उनको बहुत काम रहते हैं, और फिर वो घर बैठ के पढ़ लेंगे तो फिर कैसे बात हो जाएगी यार, वो तो फिर उनके लिए बहुत तगड़ी बात हो जाएगी। इसलिए वो पढ़ना भी नहीं चाहते, मेन बात ये है। देख लेंगे यार, मेरी इच्छा होगी ना तो आराम आराम से, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ ऐसे वैसे पढ़ा दूंगा, और मेरी इच्छा होगी तो मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसमें पोर्शन बचा हुआ है, तो मैं तो यही चाहूंगा कि अपने न्यू ईयर से पहले पहले, हैप्पी न्यू ईयर से पहले पहले अपनी यूनिट नंबर फर्स्ट साइक्लिक ग्रुप परम्यूटेशन ग्रुप सब जो है ना वो कंप्लीट हो जाए एकदम शानदार तरीके से। और फिर उसके बाद में फिर हम 2 तारीख से 1 तारीख से जब भी स्टार्ट हो सकती है यूनिट नंबर सेकंड को स्टार्ट कर देंगे। आप ये मान के चलना कि यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड जो है ना वो मकर संक्रांति तक अपनी खत्म हो जाएगी। कोशिश करेंगे मकर संक्रांति तक यूनिट नंबर सेकंड और थर्ड को खत्म कर देंगे। फिर 15 दिन जो बचेंगे उनके अंदर अपनी जो सेकंड और थर्ड जो है, बाकी आपको पता है कि जब जैसे जैसे अपन नीचे की तरफ यूनिट की तरफ चलते हैं तो उन यूनिट में टाइम बहुत कम लगता है, तो उन यूनिट के अंदर भी अपन ने मतलब जनवरी जनवरी के अंदर आपकी अलजेब्रा खत्म। और डायनेमिक्स जो है 5 जनवरी से, 4 जनवरी से, 10 जनवरी से कभी भी स्टार्ट कर सकते, 10 जनवरी से पहले पहले मैं डायनेमिक्स चालू कर दूंगा, डायनेमिक्स मैं चालू कर दूंगा। तो आपके सिलेबस की टेंशन मत लो आप, मैं बताऊँ आपको सही बात, ठीक है, वो तो मैं कभी भी करवा दूंगा, लेकिन पढ़ाई पे फोकस करो भैया, ठीक है। आपका सिलेबस हो जाएगा भैया, कोरोना का ध्यान रखना है, कोरोना भी आपको बचा सकता है। बाकी इतना तो मैं कह सकता हूँ ना कि कोरोना की एक लहर और आएगी, और वो भी इतनी तगड़ी आएगी कि भैया अभी तक आई नहीं है, ये मान के चलो इतनी तगड़ी लहर आएगी। अब देखते हैं वो कितनी तगड़ी आती है वो लहर, वो लहर कितनी तगड़ी आती है देखते हैं। प्रियंका मीणा कह रहे हैं सर टॉपिक, अब देखो यार एक बात बताओ, अब मेरे को ऐसा बुरा लगता है कि सर पूरा पढ़ाना टॉपिक स्किप मत करना। देखो आप ये बताओ कि मैंने अभी तक यूनिट नंबर फर्स्ट में जितनी भी मैंने अपनी नोट्स के माध्यम से तो मैंने करवा, जितनी भी थ्योरम्स थी वो क्वेश्चंस थे वो सारे मैंने करवाए हैं, एक भी स्किप नहीं करवाया मैंने, एक भी।
ठीक है, एक भी स्किप नहीं करवाया मैंने, क्योंकि यार मुझे पता है ना स्किप करवाना नहीं है ना, क्योंकि आपको पता है मैंने एक स्किप करवा दिया और वही एग्जाम में आ गया तो हमारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। हमने इतना पढ़ा और उसमें से कुछ भी नहीं आया तो सोचो कितनी बुरी बात है फिर हमारे लिए, कितना बुरा लगेगा, बहुत ही बुरा लगेगा ना। इसलिए मस्त रहो आप, तो टेंशन मत लो ना इस चीज़ की तो। और एक काम करना भैया, मॉर्निंग में जो क्लासेज आपकी होंगी, ठीक है, वो लेट ही होंगी, जैसे आपकी आज हुई थी। तो मॉर्निंग में क्या होता है कि मैं थोड़ा नाइट को लेट सोता हूँ और सुबह सुबह आजकल सर्दी बहुत तेज पड़ने लग गई यार। अब सुबह सुबह 5-6 बजे कौन उठे, साफ सी बात है। तो सुबह सुबह उठना बिल्कुल भी नहीं हो पाता है। तो इसलिए आराम से पढ़ो, मस्त रहो, क्लास आपके पास आ रही हैं। अगर थर्ड ईयर वाले बच्चे को कह रहा हूँ, तो बाकी वो जो फिजिक्स वाले बच्चे हैं उनके लिए बोल रहा था, लेक्चर आपकी नवंबर 4 का आ जाएगा। और थर्ड में जितना मैंने कह दिया आपसे उतना पढ़ लेना, एक्स्ट्रा में आप पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, नहीं तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। बाकी आपको सोल्व पेपर मिल जाएंगे आर्थिक के, ठीक है। पढ़ा देंगे जिसको, मतलब जब पढ़ाना होगा मेरे को पीपीटी से मैं पढ़ा दूंगा, और जो टॉपिक स्किप करने होंगे उनको भी स्किप भी कर दूंगा। अरे नहीं भाई, स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। प्रियंका नाराज हो जाएगी, अभी कह रही है प्रियंका की स्किप मत करना, और अभी आप बोल रहे स्किप कर देंगे। चलो अभी यार कुछ नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूँ आपके। अरे मैं कि देखो मेरी बात सुनो, नाराज मत हो ना। ये तो क्या है कि आज मैं एक नया बोर्ड लेके आया था ऐसा, ठीक है। तो मैं देख रहा था कि इस पे भी पढ़ाया जा सकता है क्या, क्योंकि कभी कभार क्या है कि जैसे मेरा मूड नहीं है, तो आज मेरा मूड नहीं था कि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाऊंगा। तो इसलिए मैंने देखा कि यार अपन नया बोर्ड लेके आए हैं, देखो पढ़ाने का, देखो शानदार है यार। बाकी देखो ऑडियो वीडियो क्लियर है। क्या है कि बोर्ड पे पढ़ाने से क्या है, मतलब जैसे खड़े खड़े रहते हैं ना, तो मेरे पेट में दर्द करने लग जाता है यार बहुत तेज। जैसे खाना खा लिया मैंने 7 बजे, और खाना खाने के बाद फिर मैं पढ़ाता हूँ ना खड़ा खड़ा, तो पेट में दर्द करने लग जाता है। मैं बैठे बैठे पढ़ा रहा हूँ, आराम से रजाई में बैठा हूँ आराम से, ईमानदारी की बात है। मैं रजाई में बैठा हूँ और रजाई में बैठे बैठे आराम से पढ़ा रहा हूँ। बताओ इससे बढ़िया क्या होगा, और इससे बढ़िया क्या हो सकता है। मैं तो मज़े ले रहा था। वो क्या है कि मैं नया बोर्ड लेके आया था, ये छोटा सा, इससे बैठ के थोड़ा नोट्स बनाने का, पढ़ाई वढ़ाई करने का मामला है ये। ठीक ठाक छोटा सा बोर्ड है, तो मैंने देखा इस पे पढ़ाते हैं आज। बाकी मुझे लगता है नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि मैं तो कहीं भी पढ़ाऊँ, आपको पेज पे पढ़ाऊँ, बोर्ड पे पढ़ाऊँ, अपने पास सारे साधन हैं यार। मेरी जहाँ इच्छा करेगी वहाँ पढ़ाऊँगा। लेकिन मैं जो क्लास आपको देता हूँ ना, हर एक क्लास में मैं अपना पूरा 100% देता हूँ। कि कोई भी टॉपिक समझाना हो, कुछ भी समझाना हो ना, तो मैं उसको पूरा ही समझाता हूँ। ऐसा नहीं है कि टाइम पास करवा दिया और चलो भैया टाइम पास करके निकल गए, नहीं। वो अपना वसूल पहले पहले से नहीं है, देखो। तो बाकी देख लेंगे, कल अगर पढ़ाना होगा तो मैं यहीं पढ़ा दूंगा, ठीक है, इस तरीके से भी। और अगर मैं पीपीटी के माध्यम से पढ़ाऊंगा तो वहाँ पढ़ा दूंगा। जैसे इच्छा होगी, आप तो बस क्लास लेते रहो, जैसे मैं पढ़ाऊँ वैसे पढ़ लेना। जय श्री श्याम, बढ़िया है, ठीक है कि नहीं है। कभी मेरी इच्छा करेगी, कभी कभार क्या होता है कि सर्दी बहुत तेज पड़ रही है आजकल यार, इधर की बात हवा चल रही है अपने हिमालय की तरफ की, जो सर्दियाँ बहुत तेज चल रही हैं, कान में भाई साहब ठंड बैठ जाती है क्या, एक नंबर ठंड बैठती है। चलो ठीक है भैया, गुड नाइट सभी को। राधे राधे भैया।